हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो फिफ्थ यूनिट का जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। उसमें मैं अभी तक आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला भाग, जो कि हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है उसका, पेनक्रियाज का, इतनी सारी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो रहती है, सबसे पहले मैं आपको उसकी हमारी बॉडी में पोजीशन बता देता हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं गले में, यहाँ पे गले में आप लोगों को मालूम है थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड के हमारे दो लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, है ना। दोनों लोब जो रहते हैं एक टिश्यू से जुड़े रहते हैं। ये भी परीक्षा के अंदर आता है, आपको सभी को मालूम है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इस्थमस, उससे ये जुड़े रहते हैं। और इन थायराइड के जो दोनों लोब रहते हैं, राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन दोनों लोब्स के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड के दो दो लोब सिचुएटेड होते हैं। जैसे सपोज मैं आपको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूं। जैसे ये हमारी ट्रेकिया है, ये हमारा, इसमें ये हमारी ऐसी ये थायराइड ग्लैंड है ना। इस थायराइड ग्लैंड के ये दो लोब हैं, आपको मालूम ही है। और दोनों लोब जो रहते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ थायराइड फॉलिकल से मिलके बने होते हैं। इन दोनों लोब के अंदर दो दो लोब, एक ये और एक ये, इस टाइप से ये दो लोब हर एक लोब के अंदर थायराइड ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड हो गई। अब ये पैराथायराइड जो ग्लैंड है, ये लगभग 0.3 ग्राम इसका वेट होता है। और ये हमारे अंदर एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एंडोडर्म मतलब आप लोगों को मालूम ही है, हमारे अंदर 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस समय इन तीनों जर्म लेयर से सारा ऑर्गन बनते हैं हमारी बॉडी के। तो ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड एम्ब्रियो के जो थर्ड जर्म लेयर होता है, तीसरा जनन स्तर होता है, उससे मिलकर उससे ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम होता है एंडोडर्मल और लेयर। और उससे जो ये ग्लैंड ओरिजिनेट होती है, इसका पैराथायराइड ग्लैंड नाम है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन के अंदर इस पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आ सकता है, बड़ा प्रश्न। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। ये तो इसका बड़ा क्वेश्चन हो गया यदि पूछेंगे तो। और यदि इसके छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे क्वेश्चन में दो प्रश्न जनरली मैंने देखे पूछते हैं, वो कि ये जो पथरी बीमारी होती है, जिसको हम लोग रीनल स्टोन या किडनी स्टोन कहते हैं, है ना, ये
किस हार्मोन की अधिकता से होती है, मतलब हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो ये बीमारी होगी। तो ये जो बीमारी होती है ये पैराथायराइड ग्लैंड के अति स्त्रावण से होती है, जिसको हम लोग हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है। और ये जो इस कंडीशन में आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाता है। उसमें वो जो ब्लड कैल्शियम लेवल जो बढ़ता है उसके कारण से वो कैल्शियम जो रहता है वो किडनी के अराउंड प्रेसिपिटेट होने लगता है, अवक्षेपित होने लगता है, जिसके कारण से पथरी रोग होता है, जिसको हम लोग रीनल स्टोन भी कहते हैं या किडनी स्टोन भी कहते हैं, है ना, या रीनल कैलकुली भी कहते हैं। इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो पैराथायराइड ग्लैंड का ये जो इसके दो मेन हार्मोन है उनके बारे में पूछ सकते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन से निकलते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड के दो मेन हार्मोन है। मेन हार्मोन तो इसका पैराथार्मोन ही है, पीटीएच, इसको पैराथ हार्मोन कहते हैं। और सेकंड हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, शॉर्टकट में मैंने लिख रखा सीटी, है ना। दोनों के इफेक्ट एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट इफेक्ट होते हैं, जैसे एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन के होते हैं ऐसे। तो ये इस ग्लैंड के ऐसे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो परीक्षा के अंदर आएंगे। बड़ा क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। तो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि कहाँ पर स्थित है, गले में। थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में पैराथायराइड ग्लैंड के दो दो लोब स्थित होते हैं। इस ग्लैंड के की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, एंडोडर्मिस से, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। वेट कितना है, 0.3 ग्राम। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके हार्मोन्स में। हार्मोन्स जो है इसके दो हार्मोन है, एक पैराथ हार्मोन है और एक आपका कैल्सिटोनिन है। पैराथ हार्मोन जो रहता है इसका जो मेन हार्मोन है इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखें। पैराथ हार्मोन जो रहता है इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जितना भी वजन है उसमें 1 किलो कैल्शियम रहता है, 1 किलोग्राम। मतलब हमारी बॉडी में 1 किलोग्राम कैल्शियम रहता है, जिसमें से 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है। और 1% जो कैल्शियम है इसका 1 किलो का, 1 किलोग्राम का, वो रहता है हमारे ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में, मतलब रक्त प्लाज्मा में। तो 1% कहां पर होगा, टोटल ऑफ 1 किलोग्राम ब्लड प्लाज्मा में, एंड 99% कहां पे होगा, बोन्स में। आप सभी जानते हैं हड्डियां और दांतों में ही कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। तो ये पैराथ हार्मोन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो हमारी जो बोन्स होती है उन बोन्स में दो टाइप की सेल्स होती है, एक ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है और एक ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल बोन्स के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, मतलब ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है ना, ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों की रिजिडिटी को, मतलब बोन्स की रिजिडिटी को और उनके कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है हमारा पैराथ हार्मोन, ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। आपको कैल्शियम लेवल भी बताता हूं, 20 मिलीग्राम पर 100 ml कैल्शियम होता है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब 20 मिलीग्राम कैल्शियम होगा आपके 100 ml ब्लड में।
इससे ज्यादा कम, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कैल्शियम का लेवल और कम भी नहीं होना चाहिए। यदि कम हो जाएगा ना तो हो जाएगा हमें हाइपोकैल्सीमिया, और यदि ज्यादा हो गया तो हो जाएगा हाइपरकैल्सीमिया। और दोनों ही कंडीशन जो है, दोनों ही कंडीशन में हमें डिजीज होगी, बीमारियां होंगी। इसके अलावा पेराथ हार्मोन जो रहता है जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उनको डिजनरेट करता है बोन से, और कैल्शियम को रिलीज करता है, और वो कैल्शियम हमारे ब्लड में और बोन्स में डिपॉजिट होता है। और कैल्शियम आप सभी को मालूम है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी होता है हमारी बॉडी के अंदर, और विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में जब ही सिंथेसिस होगा जब हमारी बॉडी में एक जो स्टैंडर्ड लेवल है, जो एक यूं मान के चलना, एक उसका एक फिक्स वैल्यू है हमारी ब्लड में, अभी मैंने आपको बताया उतना कैल्शियम होगा तभी आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन बनेगा। और इस विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन की जो सेल्स होती है इस विटामिन को सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करती है। और दिस विटामिन इज वेरी यूजफुल, बोला हमारे हड्डियों की, दांतों की मजबूती के लिए ये विटामिन बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा कैल्शियम जो रहता है हमारे बॉडी में जो मस्कुलर कंट्रक्शन होता है, जो पेशियों में जो संकुचन होता है जिसके कारण से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, हमारे शरीर में गति होती है, उस गति को भी ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये भी एक कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो पेराथ हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी में फास्फोरस के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, मतलब फास्फोरस के उत्सर्जन को बढ़ाता है यूरिन के द्वारा, और कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। मतलब कैल्शियम का तो पुनः अवशोषण करेगा ही और फास्फेट का उत्सर्जन करेगा। ये पेराथ हार्मोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये मैंने आपको बता रहा हूं, मैंने अभी आपको कल भी बताया था जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन जब हमारी बॉडी में किडनी में होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो यूरिन फॉर्मेशन एक प्योरली हार्मोनल प्रोसेस है, मतलब हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड होने वाली प्रक्रिया है मूत्र का निर्माण होना। उसमें आपका मिनरलोकोर्टिकोइड, पेराथ हार्मोन और थायरोक्सिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये चारों हार्मोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मिनरलोकोर्टिकोइड तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एड्रिनल ग्लैंड में, ये सोडियम के आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता, सोडियम और क्लोराइड के, और पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता, पोटेशियम आयन को तो निकालता है और Na+ और Cl- को बॉडी में होल्ड रखता है। पेराथ हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और फास्फेट के एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करेगा यूरिन में। और एडीएच जो है वो क्या करेगा, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। और थायरोक्सिन हार्मोन का भी एक बहुत ही माइन्यूट या माइनर रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन में। तो आपको मालूम 4 हार्मोन हो गए, मिनरलोकोर्टिकोइड एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा, पेराथ हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलेगा। तो ये 4 हार्मोन आपको याद होना चाहिए जिनका हमारे बॉडी में यूरिन के निर्माण में, मतलब मूत्र के निर्माण में बहुत ही गहरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका होती है। दे प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यू नो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये याद होना चाहिए। तो पेराथ हार्मोन का सीधा सीधा अपन बोले कि ये क्या काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम को डिपॉजिट करके रखेगा कहां पर,
हड्डियों के अंदर, है ना, और फास्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा वाया यूरिन। इसके अलावा ये विटामिन डी कैल्शियम रिलीज करता है ये, तो इसके कारण से विटामिन डी भी सिंथेसिस होगा स्किन के द्वारा। और कैल्शियम आप सभी को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। और यूं मान के चलना ये मस्कुलर कंट्रक्शन में, जब पेशी संकुचन हम पढ़ेंगे उस पेशी संकुचन या मस्कुलर कंट्रक्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मस्कुलर कंट्रक्शन या पेशी संकुचन जो होता है उसके कारण से हमारी बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं, हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं उनमें फ्री मूवमेंट होती है, गति होती है, और मूवमेंट ब्रिंग्स अबाउट द लोकोमोशन, मतलब गति के बाद ही फिर हमारी बॉडी के अंदर प्रचलन होता है। तो ये तो आपका कौन सा हार्मोन हो गया, पैराथॉर्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का मैंने अभी आपको कहा, थोड़ा सा इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन है किसके, पैराथॉर्मोन। जैसे पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है, अभी आपको बताया मैंने, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, तो ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, मतलब कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाएगा। इस हार्मोन की अगर जो है तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं वो फ्रेजाइल हो जाएगी। फ्रेजाइल मतलब भंगुर हो जाएगी, और द पर्सन लीड टू द फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स। ऐसे व्यक्ति के अंदर बार बार हड्डियों में फ्रैक्चर्स होंगे, मसल्स कन्वल्जन्स होगा, पेशियों में ऐंठन होगा। ये कैल्शियम कैल्सिटोनिन की मतलब का मतलब अगर ज्यादा हो गया हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल, ब्लड कैल्शियम मतलब इसका कैल्सिटोनिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन करेगी। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो हार्मोन है जनरली नहीं होता है इसका अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन, मतलब कोई से भी बहुत हार्मोन्स जनरली बैलेंस से ही निकलते, पर हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी होता है। तो जब इस हार्मोन का पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड का सबसे चीफ हार्मोन है ना, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड की जो चीफ सेल्स होती है, मुख्य कोशिकाएं होती है, वो ये पैराथॉर्मोन ही रिलीज करती है। तो ये पैराथॉर्मोन जो रहता है इसका यदि हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, मतलब अल्प स्त्रावण हो जाएगा, जिसको हम लोग हाइपो पैराथायराइडिज्म कहेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है ना, बोन्स जो हमारी जो है हड्डियां भंगुर हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा मस्कुलर कंट्रक्शन, मस्कुलर मसल्स में भी प्रॉब्लम आएगी, और हमारी जो स्पेशली ये जो रीजन है नेक रीजन, इसमें यूं मान के चलना अकड़ा ना जाएगी। इस बीमारी को टिटेनी कहते हैं, टिटेनस, आप लोगों ने सुना होगा नाम। हालांकि टिटेनस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है ना, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम टिटेनी कहते हैं, है ना। पर ये जो अगर कैल्शियम की कमी से हो रहा है तो इसको बोलते हैं मस्कुलर टिटेनी, है ना। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती है वो रिजिड हो जाती है और हमारी गर्दन में अकड़ आ जाती है। जैसे बहुत बार अपन गर्दन में कहीं बोलते हैं तकिया वकिया उल्टा सीधा रह जाता तो अपनी गर्दन में बल्ली को बोलते ना अकड़ आ जाती, तो अपन गर्दन को इधर उधर हिलाने में भी दिक्कत जाती है। ये एक प्रॉब्लम होती है इसके हाइपोसिक्रेशन से। और यदि इसका हाइपर सिक्रेशन होगा तो ये कैल्शियम को ज्यादा निकालेगा, कैल्शियम को ज्यादा निकलेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो बोन्स फ्रेजाइल होगी, और वो कैल्शियम वहां से निकल कर किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा तो किडनी के चारों ओर जमेगा, किडनी के चारों ओर जमेगा तो आपको इससे पथरी रोग होगा, जिसको हम लोग रीनल स्टोन या रीनल कैलकुली भी कहते हैं, या इसका एक और नाम ही है रीनल स्टोन या किडनी स्टोन, है ना। और ये परीक्षा के अंदर पूछते हैं प्रश्न कि पथरी रोग या रीनल स्टोन किस हार्मोन की अधिकता से होता है, मतलब किस हार्मोन की मतलब हाइपोसिक्रेशन हाइपो से होगा या हाइपर से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैराथॉर्मोन, ठीक है। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सीधी सीधी बात,
अपन करते हैं, तो हमें कैल्शियम को मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें अपना जो डेली डाइट है उसमें हम लोग मिल्क और मिल्क से बने हुए जो फूड आइटम्स है उनको ले, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल कम नहीं होगा। बहुत सारे लोग दूध को बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं, ठीक है ना, जबकि दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन मिल्क का कंजप्शन करें, दूध का सेवन करें। इसके अलावा जो नट वाले फूड रहते हैं, जो जिनमें हार्ड सीड कोट रहता है, जैसे अखरोट, बादाम, है ना, इनसे भी अपने को कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। मूंगफली में भी रहता है कैल्शियम, तो है ना। तो पर नेचुरल दूध से ज्यादा अपने को बहुत अच्छे से कैल्शियम मतलब मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, है ना। तो दूध का हमें सेवन करना। अब दूध का हम लोग दो रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं हमें दूध अच्छा नहीं लगता, दूध मत पियो तो चाय पी लो। तो चाय में से भी तो चाय भी तो दूध से ही बनती है, तो उससे भी अपने को कैल्शियम मिलेगा। या दूध के प्रोडक्ट खाओ आप, पनीर खाओ, पनीर से भी आपको कैल्शियम मिलता है। दही खाओ, दही से भी आपको कैल्शियम मिलेगा। मतलब कैल्शियम किसी भी रूप में अपने को कंज्यूम करना है। और लीस्ट में कम से कम अपने को 20 से 25 मिनट अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करना है। मतलब धूप में अपने को रहना है। हम कपड़े पूरे पहन लेते तो हमारी बॉडी में एक्सपोजर ही नहीं होता है। पुराने जमाने में जो लोग रहते थे वो नहाने के बाद भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देते थे जल का, तो वो उनकी पूरी बॉडी गीली रहती थी। उसका उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन था कि जब गीला शरीर रहता है ना, तो वो सनलाइट ज्यादा ट्रैप करता है, और जितना सनलाइट ज्यादा अपन ट्रैप करेगी अपनी स्किन, तो वो आपका कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है, विटामिन डी, उसका सिंथेसिस होगा। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का सिंथेसिस होगा तो अपने को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है ना, स्मॉल किड्स में, और जो बड़े हैं एडल्ट उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और विटामिन डी का गहरा नाता है कैल्शियम से, उसका नाम ही कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड परीक्षा के अंदर पूछते हैं, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इस ग्लैंड को बहुत हल्के में ना ले। भले अभी आप 11th का अगर इम्पोर्टेंट भी पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग इसको अच्छे से समझे, और इसको जो मैंने अभी आपको समझाया इसको एक बार मैंने समझा दिया, आप थोड़ा बुक से पढ़ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पैराथायराइड ग्लैंड ये थी। इस पैराथायराइड ग्लैंड का ये हार्मोन था अपना पीटीएच, मेन हार्मोन, चीफ हार्मोन, और इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। और पैराथायराइड ग्लैंड हमारे जो ये ट्रेकिया है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब में, पैराथायराइड ग्लैंड के दोनों लोब सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमारी पैराथायराइड ग्लैंड भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो चीफ ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, प्लेसेंटा भी है। तो टेस्टिस के बारे में तो आप जानते ही हैं। टेस्टिस का मेन फंक्शन तो हमारी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का निर्माण करना होता है। पर इससे दो हार्मोन भी निकलते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, है ना, पुरुषों में, ठीक है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मतलब उनमें दाढ़ी मूछों का विकास होना, मुस्टेच बियर्ड डेवलपमेंट होना, ठीक है ना, और मसल्स का स्ट्रांग होना, ठीक है ना, हाइट इंक्रीज होना, उसके बच्चे जो वॉल्यूम है वो चेंज होना, है ना। ये सारे सिम्टम्स होते सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, है ना, और उनमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता का विकास होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। तो टेस्टिस को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी करती है और हार्मोन से भी निकालती है।
स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और इससे दो हार्मोन निकलेंगे, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिनको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं हम लोग, नर लिंग हार्मोन। उसी प्रकार से ओवरी होती फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसका मेन फंक्शन तो ऊजेनेसिस या अंड जनन के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन करना होता है, पर उससे भी दो फीमेल सेक्स हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। ये फीमेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं, मतलब लड़कियों में द्विलैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ओवरी से एक और हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन। वो रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा आपका एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मतलब प्रसव के समय, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसका प्रेगनेंसी पीरियड इज अबाउट टू ओवरकम, मतलब जब उसका प्रेगनेंसी जो काल होता है, जो गर्भावस्था काल होता है, वो कंप्लीट होने वाला होता है 9 मंथ 10 डेज का, और जब वो उसको लेबर पेन होता है, मतलब उसको प्रसव पीड़ा होती है, उस समय ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स कर देता है, जिससे जो बच्चा होता है वो माँ की बॉडी से आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये फीमेल के अंदर 3 हार्मोन निकलते हैं ओवरी से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। फिर इसी प्रकार से फीमेल के अंदर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा टिश्यू बनता है। उसको एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं कह सकते अपन, क्यों नहीं कह सकते, हालांकि चूंकि उसका नेचर एंडोक्राइन होता है, अंतः इस तरह, क्योंकि हार्मोन से निकालेगा ना वो, इसलिए। अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या अपरा अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? प्लेसेंटा डस प्लेस ए एंडोक्राइन रोल इन ह्यूमन फीमेल? तो यस, इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल एंड इट सीक्रेट 4 हार्मोन्स निकलते हैं, थ्री है ना। एक तो प्रोजेस्टेरॉन और एक एससीजी। एससीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसको सीजीएच भी कहते हैं, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन टेस्ट है, मतलब इस ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा से, जिससे वो हार्मोन यूरिन के द्वारा आने लगता है, और यूरिन में उस हार्मोन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि वुमेन्स के अंदर प्रेगनेंसी है या नहीं। इसको ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये आजकल आप लोग देखते हैं प्रेगनेंसी किट आती है, उस प्रेगनेंसी किट में यूरिन की अगर अपन ड्रॉप डालेंगे, और अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है, वुमेन मतलब प्रेग्नेंट मतलब है अगर वुमेन, तो उसमें एक और इंडिकेटर लाइन बन जाती है। वो लाइन इसलिए बनती है कि उसके अंदर वो सीजीएच हार्मोन उसके मूत्र में, उसके यूरिन में अपीयर होने लगता है ना। सीजीएच का एक नाम एससीजीबी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ठीक है। और आपका जो है एक और हार्मोन निकलता है इससे, रिलैक्सिन, प्लेसेंटा से। ठीक है। तो रिलैक्सिन भी जैसे ओवरी से भी निकलता है, कुछ मात्रा में प्लेसेंटा से भी निकलता है। ठीक है ना। तो प्लेसेंटा के द्वारा फीमेल के अंदर 3 हार्मोन निकलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एससीजी और आपका रिलैक्सिन। इनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का तो फंक्शन क्या रहता है, ये गर्भावस्था को बनाए रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, और प्री मेच्योर एबॉर्शन को रोकता है। मतलब जो मान के चलो बहुत जो अर्ली चाइल्ड डिलीवरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मेच्योर चाइल्ड डिलीवरी, उसको बचाता है, उससे रोकता है, और एबॉर्शन को रोकता है, ताकि ना, ताकि वो बच्चा पूरी फुली मेच्योर्ड होके ही माँ की बॉडी से उसका पार्चुरेशन हो, उसका प्रसव हो। ठीक है ना। तो ये अपनी 3 ग्लैंड और हो गई, टेस्टिस, ओवरी और प्लेसेंटा, अलॉन्ग विथ पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। इसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है, उसके जो दूसरे फंक्शन होते हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं, कि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है ना, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फूड स्टोर करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना। ये प्लेसेंटा के जो मेन फंक्शन है वो तो है ही सही, बट इसके अलावा अदर देन दिस फंक्शन, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, मतलब अंतःस्त्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है, और 3 हार्मोन निकलता है। इनमें से रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर
पर ऑक्सीटोसिन ना तो ओवरी से निकलता ना प्लेसेंटा से निकलता, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस से। और वो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन मिलकर प्रसव को आसान बनाते हैं, मतलब दे हेल्प इन पार्चुरेशन, इसलिए इनको प्रसव हार्मोन या पार्चुरेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, या इनको गांव की भाषा में अपन लोग या आम बोलचाल की भाषा में डिलीवरी हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी और 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हो गई है। इसके साथ साथ पैराथायराइड के साथ टेस्टिस, ओवरी और आपका प्लेसेंटा। इनमें से टेस्टिस और ओवरी के द्वारा जो निकलेंगे वो प्योरली सेक्स हार्मोन निकलते हैं। तो कभी कभी 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सेक्स हार्मोन का नाम लिखिए। जब सेक्स हार्मोन में दोनों का ही पूछ सकते हैं, मेल का भी पूछ सकते हैं, फीमेल का भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी आता है HCG का पूरा नाम लिखिए, है ना। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक, या CGH कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है ना। तो ये हमारा लगभग ये, इसमें आप अपनी किडनी और आपका इंटेस्टाइन में जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके द्वारा जो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं वो, और 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है आपकी, पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को हमारी बॉडी की वैता की घड़ी भी कहते हैं, क्लॉक ऑफ एजिंग। और जो पीनियल ग्लैंड होती है उसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी भी कहते हैं। ये 2 वन वर्ड क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमारे शरीर की वैता की घड़ी किसे कहते हैं, विच ग्लैंड इज नोन एज क्लॉक ऑफ एजिंग। तो इसका आंसर आएगा थाइमस ग्लैंड। और हमारे शरीर की जैविक घड़ी किसे कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, तो उसका आंसर होगा पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का एक नाम और भी होता है एपिफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं उसको। ठीक है ना। और थाइमस ग्लैंड जो रहती है उसके द्वारा और पीनियल ग्लैंड के द्वारा ऐसे ज्यादा हार्मोन्स नहीं निकलते, उनके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चे इसको अवश्य देखें। ओके, ऑल द बेस्ट।